हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 15 और 16 दोनों दिनों की करंट अफेयर्स की बात करेंगे। सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स चल रही है। द हिंदू न्यूज एनालिसिस पर ये पूरी करंट अफेयर्स चलती है और आज की जो हमारी खबरें होने वाली हैं, इरूला जनजाति। अब ये इरूला जनजाति भी चर्चा में हाल ही में आई है, इसके बारे में समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलना क्यों जरूरी हो गया था और इसका नाम जो है वो विजयपुरम क्यों रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है और यहाँ पर पूर्व में क्यों इसका इतना महत्व है कि इसको केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इसके बारे में हम जरूर देखेंगे। तूफान फ्रांसिन के कारण, अब ये तूफान फ्रांसिन का जो कारण है वो यूएसए और मैक्सिको के लिए यहाँ पर चिंता के लिए विषय बना दिया हुआ। तो यूएसए और मैक्सिको में ऐसा क्या हो गया है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक टेंशन चीज वहां पे निकल कर सामने आई है। विश्व धरोहर स्थल के बारे में आप सभी लोगों ने खूब जाना होगा, लेकिन अच्छे से पढ़ा भी होगा। लेकिन आगरा शहर को ऐसा क्या हो गया है कि वहां पर दर्जा देने से मना कर दिया गया, तो इसके बारे में देख लेंगे। पीएम ई ड्राइव योजना, अब ये पीएम ई ड्राइव योजना किससे संबंधित है इसको देखेंगे और अन्य खबरों के लिहाज से हमारी 2 करंट अफेयर्स होंगी उसको भी देख लेंगे। तो आज की जो हमारी टोटल करंट अफेयर्स होने वाली है 7 करंट अफेयर्स की बात करेंगे और एक दिन में पूरी डिटेल्स के साथ 7 करंट अफेयर्स को कवर करना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा ऐप आ चुका है जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप को, या फिर आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हो नट लर्निंग ऐप। नट लर्निंग ऐप सर्च करोगे वहां पर आपको ऐप आ जाएगा, वहां से इंस्टॉल करके आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हो किसी भी एग्जाम्स के। बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे यूपी का आ रहा है, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, बीपीएससी, आरएएस इत्यादि एग्जाम्स स्टेट पीसीएस के आ रहे हैं। तो सभी की आप करंट अफेयर की सीरीज लगा सकते हो, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपके लिए। आज की जो हमारी पहली करंट अफेयर्स होने वाली है इरूला जनजाति। अब ये इरूला जनजाति ऐसा क्या है जो चर्चा में आई है, और ये इरूला जनजाति यहाँ से बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। तो जो इरूला जनजाति है वो चेन्नई के बाहरी इलाके में इरूला आदिवासियों की सहकारी समिति इरूला स्नैक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी का भविष्य अनिश्चित है। क्या कह रहा है, जो इरूला आदिवासी है सहकारी समिति का, वो स्नैक जो कैचर्स करते हैं मतलब सांपों को पकड़ते हैं, इन सब के द्वारा जो कोऑपरेटिव इनकी सोसाइटी है उनका जो भविष्य है वो अनिश्चित हो चुका है। क्यों हो चुका है तो इसके बारे में समझेंगे। तो इरूला जनजाति के बारे में, तो इरूला भारत के सबसे पुराने स्वदेशी समुदायों में से एक है। मतलब कि भारत में जो ओल्डेस्ट कह सकते हो कि सबसे जो ओल्डेस्ट है वो स्वदेशी समुदाय इरूला जनजाति इसमें शामिल है। विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह पीबीटीज में इनको शामिल किया गया है, और ये पीबीटीज में शामिल है मतलब कि इंपोर्टेंट है। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु के उत्तरी जिलों के साथ साथ केरल और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब कि 3 राज्यों में ये कवर करते हैं, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में। अगर इनकी हम भाषा की बात करें तो इनकी भाषा इरूला, तमिल और कन्नड़ से संबंधित है, जो कि दक्षिण द्रविड़ीय उससे भाषाओं में जानी जाती है। तो इनकी जो भाषा है वो इरूला, तमिल और कन्नड़ से संबंधित है ये सब, और इनकी जो भाषा मोस्टली है वो दक्षिण द्रविड़ है। इनकी धार्मिक मान्यताएं क्या है, इनकी धार्मिक मान्यताओं से क्वेश्चन एक जरूर बन सकता है, क्योंकि इरूला के लोग कोई निश्चित भगवान नहीं है। क्या है, कोई इनके निश्चित भगवान नहीं है, वे सर्वेश्वरवादी है, मतलब कि सभी धर्मों को मानने वाले हैं। मनुष्यों और वस्तुओं में आत्माओं की उपस्थिति का वो प्रावधान करते हैं। इन लोगों का ऐसे इरूला जनजाति का कहना है कि मनुष्य में और जो वस्तु होती है उसमें सभी में आत्माएं पाई जाती हैं और आत्माओं की उपस्थिति होती है, इसीलिए इनके कोई भगवान नहीं है, ये सर्वेश्वरवादी है। इनकी जो मुख्य देवी है, एक तरीके से जो ज्यादातर जिस देवी की पूजा करते हैं उनको हम कन्नीयम्मा नामक और एक कुंवारी देवी के रूप में ये पूजा करते हैं, जो कि कोबरा से गहराई से जुड़ी हुई है। जो कोबरा सांप होता है उस कोबरा से गहराई से जुड़ी हुई है। इनकी मुख्य देवी कन्नीयामम्मा नामक एक कुंवारी देवी है। इरूला जो है वो घर, छोटी बस्तियां या गांव के साथ बनाए जाते हैं और जिनको मोट्टा कहते हैं। ध्यान रखना है, इनके जो घर होते हैं वो छोटी बस्तियों या गांवों में एक साथ बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, मोट्टा कहते हैं। और यहाँ से ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना मोट्टा कहते हैं। मोट्टा आमतौर पर खड़ी पहाड़ियों के किनारे स्थित होते हैं, जैसे ये पहाड़ियां होती हैं खड़ी तरीके से, और इन खड़ी पहाड़ियों के किनारे पर ये जो बस्तियां और गांव बना लेते हैं तो उसी को मोट्टा कहते हैं। तो ये खड़ी पहाड़ियों के स्थित होते हैं और कुछ सूखे खेतों, बगीचों और जंगलों या बागानों से घिरे भी होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है सिर्फ पहाड़ी पर ही पाए जाते हैं, मतलब कि जंगलों में भी देखे जा सकते हैं, जंगलों में भी रहते हैं। परंपरागत रूप से वे कुशल शिकारी है। क्या है, परंपरागत रूप से कुशल शिकारी है, संग्राहक के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं, और जो शहद होता है उस शहद को वह
संग्रह करते हैं, मतलब कि निकालते हैं, मतलब कि मुख्य तौर पर ये शिकार करने के साथ साथ शहद का भी ये संग्रह करते हैं, जो अपनी जीविका और आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर है। क्योंकि अब जब शहद जो होगा वो शिकार होगा, शहरों में तो होगा नहीं, वो जंगल में ही पाया जाएगा, तो ये जंगल पर निर्भर है। पारंपरिक रूप से हर्बल दवा और उपचार पद्धतियों के लिए विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। मतलब कि जो एक नेचुरल दवा होती है, मतलब कि जो जंगलों में जड़ी बूटियों से दवा पाई जाती है, उस दवा के उपचार की पद्धतियों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। सांपों और सांप के जहर के बारे में इरूला का ज्ञान पौराणिक है। मतलब कि जो स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स के बारे में, सांपों के बारे में और सांपों के जहर के बारे में इनको बहुत बखूबी ज्ञान होता है, और ये ज्ञान इनको पौराणिक चला आ रहा है। सांपों से बचाव कैसे किया जाए, उनके पुनर्वास के लिए परियोजनाओं में अक्सर उनकी विशेषताओं की मांग की जाती है। मतलब कि इनकी डिमांड इतनी रहती है सांपों के बारे में कि बचाव कैसे करें, गवर्नमेंट भी पूछती है इनसे कि बचाव कैसे करें, इनका पुनर्वास कैसे करें। इन सब जो परियोजनाएं चलती हैं इनसे अक्सर बातचीत की जाती है और इनसे मांग भी रखी जाती है कि बताइए कैसे किया जाए। तो इस तरीके से ये अपने आप में विशेषज्ञ है, मतलब कि अपने आप में एक जाने जाते हैं इस काम के लिए। ठीक है, यहीं पे आप लोगों को मैं बता दूं, अपना ऐप आ चुका है, नट लर्निंग ऐप, नाम है नट लर्निंग ऐप, और इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारे सेक्शन मिल जाएंगे, आप लोग सभी सेक्शन को देख सकते हो। करंट अफेयर्स है, बहुत सारी एग्जाम्स की सीरीज वहां पर चल रही है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ में आप लोग इस यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगा सकते हो कोई भी एग्जाम की। तो यार एक ट्राई तो बनता है शानदार तैयारी के लिए। खैर, हम बात करते हैं इरूला को स्नैक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी देश में एंटी स्नैक वेनम का एक प्रमुख उत्पादक के रूप में जाना जाता है। यह भारत में एंटी वेनम बनाने में इस्तेमाल होने वाला लगभग 80% जहर की सप्लाई करते हैं। मतलब कि जो आपूर्ति है वो स्नैक जहर की, वो यही लोग सप्लाई करते हैं। वे सांपों को पकड़ने, जहर निकालने और उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना जंगल में वापस छोड़ने के लिए पारंपरिक ज्ञान और कौशल का उपयोग करते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हो, जो 80% जहर है वो कहां से मिलता है, इरूला की जनजाति है, इन्हीं के द्वारा मिलता है। और यह किससे निकालते हैं, सांपों से निकालते हैं। अब ये सांपों को मारकर तो निकालते नहीं है, क्योंकि अगर एक सांपों को मार मार कर निकालेंगे तो एक दिन सांप ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये करते क्या है, सांपों का जहर निकालते हैं और उनको मारे पीटे बिना, उनको काटे पीटे बिना, बिल्कुल नुकसान पहुंचाए बिना ये उनका जहर निकालकर जंगल में वापस छोड़ देते हैं। यही तो ये अपने ज्ञान और कौशल के लिए जाने जाते हैं। तो इरूला जो जनजातीय आदिवासी हैं, हल्के में बिल्कुल रहना है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर का नाम क्यों बदला गया, और ये जो व्यक्ति हैं इन व्यक्ति का क्या महत्व है, पोर्ट ब्लेयर के बारे में हम समझते हैं। पोर्ट ब्लेयर की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार देश क्या है, कैन शासित प्रदेश की जो यूटीज है अंडमान निकोबार, उसकी क्या है, कैपिटल है। और पोर्ट ब्लेयर का अब नाम बदल चुका है, और इन व्यक्तियों के बारे में भी हम समझेंगे। तो हाल ही में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने, मतलब कौन है, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री है, ये भी ध्यान रखना है आपको। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी आ जाते हैं कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं, और इन्होंने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा है। क्या रखा है, याद रखिएगा, श्री विजयपुरम नाम रख दिया है। अब इस नाम को रखने के पीछे रहस्य क्या है, इसको देखेंगे। हालांकि पोर्ट ब्लेयर के बारे में समझते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी या फिर प्रवेश बिंदु कह सकते हो श्री विजयपुरम को। अब तो श्री विजयपुरम ही कहेंगे, क्योंकि पहले पोर्ट ब्लेयर नाम था। और यह दक्षिणी अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। ये भी इंपोर्टेंट है कि ये साउथ में, कहां पर, साउथ में, दक्षिणी अंडमान में, साउथ अंडमान के द्वीप में तो है ही है, लेकिन यह ईस्ट में साइड में है। कहां पर, ईस्ट साइड में। ठीक है, वह स्थान भी है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया था। अगर कभी पूछ लिया है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा पहली बार तिरंगे को कहां पर फहराया गया था, तो अब आप बता सकते हो भैया ये तिरंगा को कहां फहराया गया था, ये श्री विजयपुरम में फहराया गया था, और नेताजी सुभाष चंद्र के द्वारा पहली बार। तो इसीलिए इसका महत्व है। इसका नाम आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था, जो बॉम्बे मरीन में नौसेना सर्वेक्षक और लेफ्टिनेंट थे। इसका पहले नाम क्या रखा गया था, आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर, इन्हीं के नाम पर पोर्ट ब्लेयर नाम पड़ा था, और यह बॉम्बे मरीन में नौसेना के सर्वेक्षक और लेफ्टिनेंट थे। ब्लेयर अंडमान द्वीप समूह का गहन सर्वेक्षण करने वाले पहले अधिकारी थे, और इन्हीं के नाम पर पोर्ट ब्लेयर नाम रख दिया गया था। लेकिन अब भी क्या हो गया है, श्री विजयपुरम हो गया है। शाही चोल और श्री विजय के साथ पोर्ट ब्लेयर का संबंध भी है। मतलब कि सीधी सी बात है, चोल शासन से इसका संबंध है। अब चोल शासन से कैसे संबंध है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। अब थोड़ी सी बात हमसे समझ लेते हैं।
कुछ ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि अंडमान द्वीप समूह का जो इस्तेमाल है वो 11वीं शताब्दी के चोल सम्राट, कौन से सम्राट थे? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ध्यान रखना है, चोल सम्राट में भी कौन थे? राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम के द्वारा श्री विजय पर हमला करने के लिए एक राजनीतिक या रणनीतिक नौसैनिक अड्डे के रूप में इसका प्रयोग किया गया था, और वर्तमान में जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। कहां पर? इंडोनेशिया में स्थित है। तंजावुर में 1050 ईस्वी में मिले एक शिलालेख से मालूम चला है कि चोलों ने इस द्वीप को मां नक्कावरम भूमि, मतलब कि बड़ी खुली नंगी भूमि कहा था। क्या कहा था? मां नक्कावरम भूमि कहा था। चोलों ने 1050 के शिलालेख में मिला है, जिसके कारण संभवतः अंग्रेजों के अधीन इसका आधुनिक नाम निकोबार पड़ा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इतिहासकार हरमन कुलके ने सह संपादित पुस्तक में नागपट्टिनम टू सुवर्ण द्वीप में कहा है कि रिफ्लेक्शन ऑन द चोल नेवल्स एक्सपीडिशन टू साउथ ईस्ट एशिया 2010 में ऐसा उल्लेख इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि श्री विजय पर चोल आक्रमण भारत के इतिहास और दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों के साथ इसके अन्यथा शांतिपूर्ण संबंधों में एक अनूठी घटना थी। कहा जा रहा है कि चोल आक्रमण जब हुआ था भारत के इतिहास में, तो साउथ ईस्ट एशिया के राज्यों में एक शांतिपूर्ण संबंध था, एक अनूठी घटना घटित हुई थी, जो लगभग सह शताब्दी तक मजबूत भारत के सांस्कृतिक प्रभाव में रहा था। अमेरिकी इतिहासकार GW स्पेंसर ने जैसे अन्य लोग श्री विजय अभियान की व्याख्या चोल विस्तारवाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं सब विजयों को देखते हुए चोल का आक्रमण जब हुआ था श्री विजय, तो इसी पर नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट है, पोर्ट वगैरह का नाम बदला गया है। एक ही चीज बताइए, ध्यान रखिएगा। तूफान फ्रांसिस के कारण, अब तूफान फ्रांसिस के कारण जो मैप मैंने लगाया हुआ है इंपोर्टेंट है। यहां पर आप देखोगे तो यूएसए है, यहाँ पर मैक्सिको है, और यहाँ पर आप बहुत सारे ये देख पा रहे होगे, जैसे क्यूबा है और है ना, गुटेमान है और बेला। तो यहाँ पर कई सारे देश आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये जो पूरी चर्चा है वो मैक्सिको और यूएसए से संबंधित है। क्या है समझते हैं। तो हाल ही में तूफान फ्रांसिस के कारण अमेरिका की मैक्सिको की खाड़ी में कच्चे तेल के उत्पादन का लगभग 42% और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 53% बंद हो गया है। जो फ्रांसिस तूफान आया था उसके कारण अमेरिका की मैक्सिको खाड़ी, अमेरिका मैक्सिको खाड़ी कहाँ है? गल्फ ऑफ मैक्सिको ये रहा। तो अमेरिका की मैक्सिको की खाड़ी में जो कच्चे तेल का उत्पादन होता था 42% बंद हो चुका है, और जो प्राकृतिक नेचुरल गैस का उत्पादन होता था 53% बंद हो गया है। मैक्सिको की खाड़ी में समझिए तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी परिधि पर स्थित आंशिक रूप से भूमि से घिरा हुआ एक जल निकाय है। आप देखोगे इसकी चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल निकाय है, ठीक है। अटलांटिक महासागर का एक सीमांत बिंदु, मतलब यह सीमांत समुद्र दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। ये भी इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। यह पश्चिम मैक्सिकन युकाटन और वेराक्रूज क्षेत्रों, मैप रख के बैठिएगा, मैप से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। वीडियो पुश करो, मैप खोल लो। पश्चिम में मैक्सिकन युकाटन और वेराक्रूज क्षेत्रों, उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व में कैरिबियन द्वीप और क्यूबा, दक्षिण में पतली होती हुई मैक्सिको की मुख्य भूमि से घिरा हुआ है। तो जो इसकी स्थिति है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो मैंने आपको स्थिति बताई है कहां पर इसकी स्थिति कैसी है। युकाटन चैनल, ये युकाटन चैनल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि युकाटन चैनल क्यूबा और मैक्सिको के बीच में है। कहां पर? क्यूबा और मैक्सिको के बीच में युकाटन चैनल है। मैं आपको एक बार मैप में फिर से पुनः दिखाने की कोशिश करता हूं। जो युकाटन चैनल है, जो युकाटन यहाँ पर चैनल मिलेगा आपको यहाँ पर, तो ये क्यूबा और मैक्सिको की यहाँ पर खाड़ी से, ठीक है, यहाँ पर, और युकाटन चैनल यहाँ पर ही मिलता है। तो इस तरीके से क्यूबा और मैक्सिको, तो यहाँ पर भी युकाटन चैनल है। तो क्या है, युकाटन चैनल मैक्सिको की और क्यूबा की खाड़ी के मध्य है, और कैरिबियन सागर से फ्लोरिडा के जल डब्लू मध्य माध्यम से अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में एक अच्छा विषय बिंदु बन जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़े और सबसे पुराने जल निकायों में से एक है, जिसका निर्माण लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले ट्राइसिक काल के अंत में हुआ था। 300 मिलियन वर्ष पहले ट्राइसिक काल में इसका अंत हुआ था। टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण समुद्र तल के धंसने के परिणाम स्वरूप यह अस्तित्व में आया था। अक्सर अमेरिका के भूमध्य सागर के रूप में संदर्भित मैक्सिको की खाड़ी 9वीं सबसे बड़ी जल निकाय है, जो कि पश्चिम से पूरब तक लगभग 1600 किलोमीटर में और उत्तर से दक्षिण लगभग 900 किलोमीटर को मापती है।
मतलब कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हम देखें वेस्ट से ईस्ट तो ये 1600 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी, और नॉर्थ से साउथ देखा जाए तो 900 किलोमीटर में यह फैली हुई है, जो मैक्सिको की पूरी खाड़ी है। यह लगभग 6 लाख वर्ग मील, मतलब कि इतने सारे वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर दिया, मतलब कि 6 लाख वर्ग मील को यह कवर करती है, लगभग 1,55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। यह तटीय महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्रों के कुछ उथला हुआ है, और इसकी जो औसत गहराई है वो 1615 मीटर है। ये भी ध्यान रखना है, इसकी औसत गहराई 1615 मीटर है। जलवायु की यहाँ की बातें करें अगर हम, तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय से लेकर उपोष्णकटिबंधीय प्रकार की मिलती है, और दुनिया में सबसे गंभीर मौसम का अनुभव यहीं पर किया जाता है, जैसे तूफान का, बवंडर का, गरज के साथ बारिश का। तो दुनिया का सबसे ज्यादा जो गंभीर मौसम है मैक्सिको की खाड़ी कैरिबियन द्वीप के आसपास देखने को मिल जाता है। कैरिबियन सागर से आने वाला जो समुद्री जल युकाटन चैनल के माध्यम से मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करता है, और फ्लोरिडा जलडमरू के माध्यम से खाड़ी से बाहर निकलने के लिए पहले दक्षिणावर्त लूप धारा में तेजी से घूमता है, और अंततः जो गल्फ स्ट्रीम का है उसका निर्माण करता है। और यह सबसे शक्तिशाली और गर्म महासागर धाराओं में से एक है गल्फ स्ट्रीम, जो कि मैक्सिको की खाड़ी से उत्तरी अटलांटिक महासागर की ओर बहती है। तो आप अपने मैप में देखिएगा गल्फ स्ट्रीम कैसी बनी हुई है। ठीक, मिसिसिपी और रियो ग्रांडे, कौन सी? मिसिसिपी और जो रियो ग्रांडे खाड़ी हैं, इसमें बहने वाली दो प्रमुख नदियां हैं जो कि इंपोर्टेंट है। मैक्सिको की खाड़ी के उथले महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्रों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े भंडार देखने को मिल जाते हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल का उद्योग केंद्र है। इसलिए अमेरिका के तेल उत्पादन का 18% से अधिक मैक्सिको की खाड़ी से कुओं से प्राप्त किया जाता है। तो आप देखोगे इस क्षेत्र में तेल और जो प्राकृतिक गैस है, तेल और जो प्राकृतिक गैस है ये अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, और यूएसए के लिए प्रमुख कुएं के तौर पर ये कार्य करती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैंने कल की करंट अफेयर्स में कवर किया था, और आज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टाइफून यागी किस महासागर से संबंधित है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जापान सागर या दक्षिण चीन सागर। कल की करंट अफेयर से मैंने इस पे टोटल डिटेल से बात किया था, जिस तरीके से मैं आज बात कर रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर याद से। ठीक है, बात करते हैं विश्व धरोहर स्थल। तो यहाँ पर विश्व धरोहर स्थल के बारे में ऐसा क्या है जो चर्चा में है? तो सुप्रीम कोर्ट ने आगरा शहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है। किसको? आगरा शहर को विश्व धरोहर स्थल की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। विश्व धरोहर स्थल के बारे में समझें तो विश्व धरोहर स्थल सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन, संक्षेप में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है जब ये सूची में शामिल कर लिए जाते हैं। इन स्थलों को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, अन्य प्रकार के महत्व के लिए नामित किया जाता है। इन स्थलों को विश्व सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन के तहत उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के रूप में नामित किया जाता है, और यह दस्तावेज यूनेस्को के 1972 में अपनाया गया था और 20 देशों के द्वारा अनुसमर्थन मिला, और उसके बाद 175 में औपचारिक रूप से प्रभावी हो चुका था। कहा जा रहा है कि यूनेस्को को 1972 में अपनाया गया था, लेकिन औपचारिक रूप से इसका जो प्रभाव है वो 1975 से हुआ था। दुनिया भर में सांस्कृतिक खजाने प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक बहुत ही अच्छी रूपरेखा को प्रदान करता है। WHS को नामित करना 3 प्रकार से किया जाता है, सांस्कृतिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर और मिश्रित तौर पर। अब तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं सांस्कृतिक स्थलों में सैकड़ों ऐतिहासिक इमारतें, शहर के स्थल, महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल और स्मारकीय मूर्तिकला और पेंटिंग के कार्य शामिल किए जाते हैं। प्राकृतिक विरासत स्थल उन प्राकृतिक क्षेत्रों तक सीमित है जो पृथ्वी के जीवन, उनकी भूगर्भीय प्रक्रियाओं को उत्कृष्ट उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करती है। तो दोनों में आप अंतर अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चली रही परिस्थितिकी और जैविक विकास प्रक्रियाओं के उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करते हुए, जिसमें दुर्लभ, अद्वितीय, अतिशयोक्तिपूर्ण या असाधारण सुंदरता वाली प्राकृतिक घटनाएं शामिल हो तब इसमें शामिल की जाती है। दुर्लभ या लुप्तप्राय जानवरों को, पौधों के लिए आवास प्रदान करते और असाधारण जैव विविधता वाले स्थल को इसमें शामिल किया जाता है। मिश्रित विरासत में अगर बात करें तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व के तत्व इसमें शामिल किए जाते हैं। मिश्रित में क्या होता है? दोनों ही शामिल किए जाते हैं, लेकिन उसके भी एक अलग क्राइटेरिया होता है।
मिश्रित जो स्थल होते हैं उसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व के तत्व शामिल होते हैं। जुलाई 2024 तक 168 देशों में 1199 विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें 933 सांस्कृतिक हैं, 227 प्राकृतिक हैं और 39 मिश्रित संपत्तियां शामिल की गई हैं। सबसे अधिक स्थलों को बात की जाए तो इटली 59, चीन 57, जर्मनी 52, फ्रांस 52, स्पेन 50, भारत 42, मैक्सिको 35, यूनाइटेड किंगडम 33 और रूस 31। तो सबसे अधिक जो देश हैं वो यहीं पे विश्व धरोहर स्थलों को नामित किया गया और यहीं से लिए गए हैं। हालांकि पूरे सभी जो 168 देश हैं कुछ ना कुछ लिए गए हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पर कुछ ऐसी कंट्री हैं जहां से सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थलों को नामित किया गया है। विश्व धरोहर संपत्ति के बारे में कुछ मुख्य तथ्य उनको देख लेते हैं। यूनेस्को की एक समिति होती है जिसको विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है और विश्व धरोहर कोष के उपयोग को परिभाषित करती है। मतलब कि इसमें कोष भी बनाया गया, उसको परिभाषित करती है और सदस्य देशों के अनुरोध पर वित्तीय सहायता भी यहाँ पर आवंटित कराई जाती है। इस बात पर अंतिम निर्णय लेती है कि कोई संपत्ति विश्व धरोहर सूची में अंकित है या नहीं है। यह निर्णय इसका अंतिम रहता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है पीएम ई ड्राइव योजना। अभी तक मैंने आप लोगों को ये रिक्वेस्ट नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोग इतना मेहनत को देख पा रहे होंगे, तो इतना तो आप लोगों का फर्ज बनता है। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। नट लर्निंग ऐप को आप लोग हमारी लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो और मोस्ट इंपोर्टेंट तो किसी भी एग्जाम की आप लोग टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज यहाँ पे लगाने को मिल जाएगी। तो पीएम ई ड्राइव योजना की अगर हम बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहांसमेंट पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब ये ई ड्राइव विशेषता क्या है इसकी, तो भारी उद्योग मंत्रालय की पीएम योजना का प्राथमिक उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करना और ईवी को अपनाने में तेजी के साथ ईवी की आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करना। कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से हम चार्जिंग के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा चार्जिंग की प्रॉब्लम होगी, तो चार्जिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिक, उसको हम यहाँ स्थापना करेंगे और उसको हम प्रोत्साहन देंगे। इस योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी कहा है कि ई बसों की खरीद के साथ साथ शहरों और राजमार्गों पर जो वाहनों की बैटरी होती है उसके लिए 72,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करे जाएंगे, जिसके लिए जो है वो 10,900 करोड़ रुपए की परिवहन मंजूरी भी मिल चुकी है। यह योजना 2 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी और भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार यह योजना खरीदारों को ई 2 व्हीलर, ई 3 व्हीलर, एम्बुलेंस, ई ट्रक के लिए 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी या मांग के तौर पर प्रोत्साहन भी किया जा रहा है। यह योजना 24.79 लाख EW, 3.16 लाख E3W और 14,028 ई बसों का समर्थन करती है। मतलब कि ये जो योजना है वो अलग अलग लाखों में अलग अलग व्हीलर के लिए, मतलब कि जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या ई बस के लिए अलग अलग तरीके से प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद के लिए राज्य परिवहन उपक्रम के द्वारा ई बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपए की राशि भी निर्धारित की गई है। राज्यों के परामर्श से अंतर शहरी और अंतर राज्य ई बसों का समर्थन भी दिया जा रहा है। तो मतलब कि जो ऐसे कुछ ऐसे शहर हैं जो राज्यों से बात करके कहा जा रहा है कि ई बसों को यहाँ पर खरीदा जाए, उसके लिए हम समर्थन करेंगे और सब्सिडी देंगे, तो ये भी कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत उच्च ईवी प्रवेश के लिए चुनिंदा शहर और राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक सार्वजनिक स्टेशन जो चार्जिंग पॉइंट होते हैं उसको स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया जा रहा है। और ये कैसे होंगे, वो पब्लिक सेक्टर के होंगे, मतलब कि गवर्नमेंट होंगे, इसमें कोई प्राइवेट हस्तक्षेप नहीं होगा। इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को ई वाउचर भी प्रदान कर रही है। मतलब कि एक तरीके से क्या है, लोक लुभावन है, और जिससे कि लोग लुभाएंगे तब वो खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ उनको ई वाउचर माध्यम से प्रॉफिट दिया जाएगा, तो ये पूरा कार्य करेंगे। ई वाहनों की खरीद के समय पोर्टल आधारित प्रमाण ई वाउचर तैयार किया जाएगा, जिस पर खरीदार को हस्ताक्षर करके डीलर को जमा करना होगा
तब जाकर आपको सब्सिडी वगैरह इसमें प्रदान की जाएगी। पीएम ई ड्राइव योजना सरकार के द्वारा भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने के लिए प्रारंभ में की गई फेम इंडिया को प्रस्तापित करती है। तो फेम इंडिया के बारे में अब आप थोड़ा सा नेट से पढ़िएगा, क्योंकि हर चीज को बताना यहां से नामुमकिन है। तो फेम इंडिया के बारे में थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर। अब ये स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर क्या है? तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसको हम क्या कहते हैं, DRDO कहते हैं, इसने भारतीय लाइट टैंक जोरावर के सफल प्रारंभिक ऑटोमेटिक परीक्षण का क्या कर लिया, परीक्षण कर लिया है। स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक के बारे में समझे तो स्वदेशी रूप से इसको डिजाइन किया गया है और यह विकसित हल्का टैंक है। इसे लड़ाकू वाहन अनुसंधान विकास संगठन लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। CBRDE रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की एक यूनिट है, इकाई है, और इसका नाम एक सैन्य जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया। तो ये नाम इंपोर्टेंट है, यहां से आ सकता है, पूछा जा सकता है। इसका अधिकतम वजन 25 टन है और यह टैंक उच्च ऊंचाई पर भी हमला करने में सक्षम है। मतलब कि जो हाईएस्ट पीक होते हैं उस पर भी है सक्षम है हमला करने के लिए। सीमित तोपखाने को भूमिका निभा सकता है और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों, सीमांत इलाकों से लेकर द्वीपों क्षेत्रों तक यह भूभागों का संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ऊंचाई में भी कर सकता है, सीमांत इलाके में भी कर सकता है, और जो द्वीप होते हैं उन पर भी यह कार्य कर सकता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि AI से, ड्रोन इंटीग्रेशन से, जल स्थलीय संचालन क्षमता जैसे आधुनिक तकनीकों से यह पूरा लैस बनाया गया है। इसके बारे में क्वेश्चन है कि स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर को कब तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है? 2025, 2024, 2026, 2027? कमेंट में आप लोग का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट हमारी और अंतिम करंट अफेयर्स है सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 2024। तरंग शक्ति 2024 किन दो देशों के बीच में किया जा रहा है या कई सारे देशों में किया जा रहा है, समझते हैं। तो यह सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण का आयोजन किया गया है राजस्थान के जोधपुर, मतलब कि भारत में किया गया है, भारत के राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में किया गया है। तो ये पूरा सा थोड़ा सा ध्यान रखो। और यह जो अभ्यास है 1 से लेकर 14 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेनाएं शामिल थी। यह भारतीय वायुसेना की मेजबानी में होने वाला पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास था। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय वायुसेना की मेजबानी में पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास था। इसका जो आयोजन है 2 चरणों में किया गया था। पहला चरण 6 से 14 अगस्त 2024 तक तमिलनाडु के शुलूर में, और जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन वायुसेना इसमें शामिल थी। और दूसरा जो किया गया मैंने आपको बताया है। इस सैन्य अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है और यह भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है। मतलब कि अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है कि कई सारे देश इसमें भारत में वायुसेना का अभ्यास कर रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य फोकस आत्मनिर्भरता के तहत स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का दूसरा चरण किस राज्य में आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में देगा। तो 3 क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट में बताने हैं, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो पूरी देखी है या बस स्किप करके निकाल दिया। तो उम्मीद है सारा सेशन आपको पसंद आएगा और आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा, जो कि ऐप का नाम है नट लर्निंग ऐप। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।